नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। देखिए, स्टार्स कैसे कैसे अलग अलग शेप बनाते हैं। हम कभी छत पे जाते हैं तो अलग अलग शेप्स हमें दिखती हैं, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ हो गया। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये कैसे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, कौन कौन से इसमें प्लैनेट्स हैं। जो हमारा चंदा मामा है, चंदा मामा कभी उसकी छोटा साइज़ हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बिल्कुल लाइन टू लाइन चलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड फास्ट करनी है या स्लो करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहेली एंड भूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। देखिए, भूजो और पहेली अपने दादा दादी के गांव में गए और खाना खाने के बाद जब वो छत पे गए तो उनको बिल्कुल साफ आसमान दिखाई दिया। वहाँ पे चंदा थे, तारे थे, उनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। देखिए, आसमान में इतने चमकदार तारों को देखकर वो बहुत ही सरप्राइज थे। दे हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन द सिटी। शहर में उनको इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं दिखा था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी, खुला खुला वातावरण था, ऊपर चांद तारे दिख रहे थे। ये बहुत उनको ही सुंदर लग रहा था। पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in the big cities is rarely clear. देखिए, अब क्या होता है कि जो शहरों में है, शहरों में लाइट ज़्यादा है और धुआं है ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसकी वजह से जो उनको आसमान है वो इतना साफ नहीं दिखाई देता। अब गांव का वातावरण बिल्कुल साफ है, इसलिए इनको आसमान बिल्कुल, तारे चंदा सब कुछ साफ दिखाई दे रहे हैं। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. Night sky watching can be a fascinating experience at a place where there is no bright light and the atmosphere is clear. फिर उनके दादा ने उनको काफ़ी कहानियाँ भी सुनाई और दिखाया कि कितना एक्सपीरियंस कितना अच्छा है ये बिल्कुल भी। लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, ऑब्जर्व देम केयरफुली। आप भी कभी कभी रात को जाओ, आसमान देखो तो कुछ तारे बिल्कुल चमकदार होंगे और कुछ बिल्कुल डिम होंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये सब हम इस चैप्टर में करेंगे। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सब चमकते हैं। ट्विंकल मतलब जैसे ये लाइट सी आ रही होती है, रिम झिम 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 सी मचती है। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। देखिए, बिल्कुल जब साफ मौसम होगा, आप किसी टेलीस्कोप की भी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको शायद एक आधा प्लैनेट भी दिख जाए, वो ट्विंकल नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ स्टार्स हैं वो ही ट्विंकल करते हैं। आगे है कि द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। देखिए, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं कि जो हमें पृथ्वी से, हमारे जो सोलर सिस्टम में हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट, चंदा मामा, स्टार्स, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो सब मिलके सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं। अगले चैप्टर पे, अगले पेज पे चलते हैं कि द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और ऐसी पढ़ाई जिसमें हम इनके सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म्ड मैथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। पैसेज ऑफ द सन, stars, moons and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. देखिए, जो हमारे पूर्वज थे एंशियंट इंडिया में, उन लोगों को उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि वो कैसे आसमान को देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। जो उनकी नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी की, वो काफ़ी एडवांस थी, ठीक है, टाइम के साथ वो बढ़ती गई और उन्होंने जान लिया कि कैसे जो सूर्य है उनका, कैसे वो उनका जो रास्ता क्या है, वो कैसे स्टार्स उनके हैं, कैसे प्लैनेट्स हैं वो आके उसके आसपास घूमते रहते हैं। ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने कैलेंडर वगैरह बना लिए थे। They were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern
फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, फिक्सिंग द डेट ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल। और उनकी इसी एस्ट्रोनॉमी की जानकारी से उनको उनको ध्यान था कि हमें कैसे कैलेंडर बनाने हैं, कैसे महीने कैसे तारीखें होएं, ताकि कब फसल आनी है, कभी बारिश आनी है, कभी मौसम बदलाव होएगा, वे सारी चीज़ों की डेट को फिक्स कर लेते थे। लेट अस मेक एन सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट देम। अब देखो आपकी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 17.1, ये है द मून। मून क्या है? हमारा चंद्रमा। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट। मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन। देखिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको जिस दिन पूरा चंद्रमा आपको गोल दिखाई दे उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और जब तक वो बिल्कुल दोबारा छोटा होते होते आप देखेंगे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सा उसके जो शेप है उसमें चेंज आ रहा है, और जो डायरेक्शन है वो भी बदल रही है, कभी ईस्ट में है, कभी थोड़ा सा मूव करते करते वो वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देखेंगे। ये लाइव एक्सपेरिमेंट है। Is there a change in the shape of the moon every day? Are these days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? जी हाँ, कुछ ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको पूरा मून दिखाई देगा, फिर तो उसका साइज छोटा होएगा, और फिर एक ऐसा दिन आएगा कि चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देंगे, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देंगे, फिर बड़े बड़े होते होते पूरे वो राउंड आ जाते हैं। ठीक है, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जिस दिन पूरा चंद्रमा आपको दिखाई दे उसे बोलते हैं फुल मून डे। देर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो साइज है वो छोटा होता जाता है। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। और 15वें दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देते। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। इस दिन को कहते हैं न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। अगले दिन सिर्फ छोटा सा ही पोर्शन है वो हमें दिखाई देता है, जैसे इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, फिर उससे नेक्स्ट डे वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब फिर 15वां दिन आएगा तो फिर हमें पूरा गोल चंद्रमा दिखाई दे देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है। आगे है कि द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आर सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। और ये जो चेंजेस हमें देख रहे हैं पूरा महीने में, क्योंकि 15-15 दिन में जो चेंज हो रहे हैं उसे बोलते हैं फेस ऑफ मून। फेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर सोशल लाइफ। Almost all festivals in India are celebrated according to the face of moon. For example, Diwali. Diwali is celebrated on the new moon day. जिस दिन बिल्कुल गोल चंद्रमा होता है उस दिन दिवाली मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। इसी दिन गुरु नानक देव जी और बुद्ध पूर्णिमा को भी फुल मून डे ही मनाया जाता है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन द 13th night of the waning moon. Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of the crescent moon. देखिए ऐसे ही जो शिवरात्रि है और जो ईद है वो भी मून के जो दिनों के अकॉर्डिंग ही मनाई जाती हैं। आगे है let us try to understand why phases of the moon occur. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and the other stars do. We see the moon because of the sunlight falling on it gets reflected towards us. देखिए we therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflecting towards us. ऐसा नहीं होता कि जो अगर मून है वो ही अपनी लाइट एमिट कर रहा है। मून सिर्फ वही हमें दिखता है जितना मून का पार्ट जितने उस पर सूर्य की रोशनी जाती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, हमें सिर्फ उतना ही चंद्रमा दिखाई देता है। अब आप फिगर 17.3 भी देख सकते हैं कि मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। देखिए जो मून है वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण ही विजिबल होता है। सन की रेज आती है मून के ऊपर, ठीक है। अब जो अर्थ है, अर्थ की वजह से कुछ रेज उसके पास नहीं जा पाती, जो जहाँ जिस पोर्शन में नहीं जा पाएंगी तो वहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जिस पोर्शन में लाइट जाएगी वहीं से ही लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाएगी। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, इसमें क्या करना है आपको, टेक ए बॉल और ए पिक्चर
पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। ठीक है, एक बॉल ले ली, उसको हाफ ब्लैक कर लिया, हाफ वाइट कर लिया। गो आउट इन द प्ले ग्राउंड विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड, डिवाइड द सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इज 17.4। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक सर्कल लेना है, उसको बनाना है, उसको करीब 2 मीटर का वो होना चाहिए उसका रेडियस, और उसको 8 इक्वल भागों में आपको डिवाइड कर लेना है। स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क ए फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल। आप सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने फ्रेंड को बोलो कि आप उस बॉल को अलग अलग पॉइंट्स में लेके खड़े हो जाओ। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन, और जब सन जो वाइट पोर्शन है उसको सन की तरफ ही करें। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। इफ द एक्टिविटी इज performed in the afternoon then the white portion of the ball should be kept towards the west। देखिए इसलिए क्यों, क्योंकि सुबह सुबह जो सन है वो ईस्ट की तरफ से निकलते हैं, तो जो वाइट पोर्शन है आपको वो ईस्ट में रखना है, और शाम तक वो वेस्ट में चले जाते हैं, तो इसलिए वाइट पोर्शन आपको वेस्ट में रखना है। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड द ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल, और जो लाइन है जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं उसे हम वर्टिकल पोजीशन में बिल्कुल ऐसे रखना है जो इस फिगर में दिखाया गया है। आप बीच में खड़े हो जाओ, एक सर्कल बना लो, उसको 8 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दो। अपनी फ्रेंड को बोलो कि जो वाइट पोर्शन है वो सन की तरफ करें और फिर हर अलग अलग प्लेसेस पे जाए और देखें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल वाइट पोर्शन ऑफ द वाइट बॉल विद वाइल योर फ्रेंड स्टैंड एट द पॉइंट ऑन द सर्कल मार्क्ड अर्लियर। अब आप उसको ऑब्जर्व करो। ड्रॉ द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट, कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेस ऑफ द मून एज शोन। देखिए जो आपने ड्राइंग ऊपर बनाई थी उसको ये जो आप इससे ड्राइंग बनाएंगे इस एक्टिविटी के बाद उन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, आगे है 17.5 पोजिशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फेसिस। देखिए मून की पोजीशन दिखा रखी है, कब बिल्कुल सब पूरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे कम होते होते वो बिल्कुल न्यू मून हो जाते हैं, फिर नया छोटा छोटा सा मून दोबारा दिखाई देता है। ये सारी पोजीशन है, ये आपको यहाँ पे जब आप सेंटर में खड़े तो आप अर्थ का काम कर रहे हैं और आपकी फ्रेंड है ऐसे गोल गोल घूम रही है और आप वो मून का काम करती है। ठीक है, आगे है Remember that the moon revolves around the earth along with the moon revolve around the sun। देखिए ये एक जरूरी बात है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन अर्थ खुद है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। देखिए तो मून क्या हुआ, वो इनडायरेक्टली अर्थ के साथ साथ मून के भी अराउंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ किसके करती है, मून के सन के करती है। ठीक है, आगे है कैन यू नाउ गैस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। स्केच दिस पोजिशन इन योर नोटबुक। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in size every day. ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा है। फिर एक और एक्टिविटी है कि एक्टिविटी 17.3, इसमें क्या है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ अबाउट 1 डायमीटर ऑन योर ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यू रिवॉल्व अराउंड द फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टुवर्ड्स हिम। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक? हाउ मैनी रोटेशंस डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशन? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सिमिलर मैनर। आप बीच में खड़े हो जाओ, आपका एक फ्रेंड को बीच में खड़े कर दो और आप उसके चारों तरफ राउंड काटो और आपका फेस हमेशा आपके फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अभी कहते हैं कि कितनी बार में आपने जो रिवोल्यूशन वो ख़त्म किया और कितनी बार आप ऐसे ही जो चंद्रमा है वैसे वो भी अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, कितनी बार आपने रोटेशंस की एक रिवोल्यूशन में कि आपको आपका फ्रेंड दिखाई दे रहा था। ये सारे एक एक्सपेरिमेंट है, जब आप करोगे तो इनको आसानी से समझ पाओगे। द मून कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो मून है अपने एक्सिस में ही एक रोटेशन कर लेता है जैसे ही वो अपना एक रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड खत्म करता है। देखिए ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये मून घूम रहा है। ठीक है,
ये मून है, ये अर्थ है। वो अर्थ मून अपने एक्सिस के अराउंड जैसे जैसे घूमता है, लेकिन वो जब तक वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो वो एक चक्कर अर्थ के अराउंड भी लगा लेता है अपनी एक्सिस पे पूरा घूमने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आगे है द मून सरफेस, की मून का सरफेस कैसा होता है। द मून इज ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्स एंड स्टोरी टेलर। देखिए हर जगह चंदा को यूज करते हैं। ठीक है, चंदा चमके चमचम, हर गाने में हर काफी है कि जो कहानियां बनाई हुई हैं, पोएट्स हैं, सबने चंद्रमा का यूज किया हुआ है। बट व्हेन द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. There are many craters of different sizes. It has also a large number of steep and hoary mountains. Some of these are as high as highest mountain of the earth. देखिए ये मून का एक सरफेस दिखाया गया है कि इसमें क्या है, ये बहुत रफ है, डस्टी है, और ये बिल्कुल बंजर है, यहाँ पे कोई खेती या कोई इंसान नहीं रहता। इसमें क्या है, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे भी हैं और काफ़ी पहाड़ भी हैं, और इनकी हाइट क्या है, जो अर्थ के जो माउंटेन्स है उतनी ही भी है, मतलब उनके कुछ बराबर व ऊंचे ऊंचे हैं। मून हैज़ नो एटमोसफेयर, उसका कोई एटमोसफेयर नहीं है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन कार्बन ये नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, कोई पानी भी नहीं है, तो कोई लाइफ भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे है एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, फिगर 17.8 ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन ओल्ड्रिन। देखिए जो पहला इंसान था जो जिसने चंद्रमा पर अपने पैर रखे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उनके बाद थे एडविन एल्ड्रिन। आगे है द स्टार्स। देखिए स्टार्स को हम डिस्कस करते हैं। द स्टार्स, what other objects do you see in the night sky? There are a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to other stars? देखिए जो स्टार्स हैं वो अपनी लाइट खुद ही अमिट करते हैं, और उनमें से जो सन है, सन भी एक स्टार है। सबके अलग अलग कलर, मतलब जो कलर हैं क्या सबके सेम होते हैं? आप ये एक्सपेरिमेंट करना, आप शहर में जाना और गांव में जाना, वहाँ के रात के टाइम देखना कि जो चार तारे हैं वो कैसे चमचमाते हैं, क्या उनके सबके एक जैसे कलर हैं, और जो सन है वो भी एक स्टार है। आगे देखते हैं कि विच अपीयर्स बिगर, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meter. The stars are millions of times farther away than the sun. Therefore the stars appear to us like points. देखिए आप एक बॉल को रखो, फुटबॉल बॉल है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आपने बॉल रखी, आपको ये वाली बड़ी दिखाई देगी, यहाँ पे कोई 100 मीटर दूर आपने एक बॉल रखी, वो दिखाई देगी। ऑब्वियसली आपको ये वाली बॉल बड़ी दिखाई देगी, बेशक ये दोनों सेम साइज की हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। ऐसे ही हमारा स्टार्स के साथ काम होता है। जो सन है वो हमारे बिल्कुल, मतलब फिर भी कंपेयर करें पास है, वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे हैं, लेकिन जो स्टार्स हैं वो बहुत ही लाखों करोड़ों दूर है हमसे, इतने किलोमीटर दूर हैं। तो इतने डिस्टेंस से हमें बताओ वो कैसे दिखाई देंगे, इसलिए वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह ही दिखते हैं। आगे है कि द सन इज़ नियरली 150,000,000 किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो फर्स्ट स्टार जो हमारे सबसे पास है उसके बाद सन के बाद वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज़ ऑल्सो ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी डिस्टेंस है, हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली? Some stars are even further away. Such large distance are expressed in another unit known as light year. देखिए ये इतनी बड़ी यूनिट है, हम इसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम उसको लाइट ईयर की फॉर्म में कर लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये कौन से डिस्टेंस है? जो लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये वो डिस्टेंस है। रिमेंबर डेट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो जाती है। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ में बी सेड अबाउट 8 लाइट्स मिनट। तो जो डिस्टेंस है वो सन की और अर्थ की, उसे हम 8 लाइट मिनट्स बोल सकते हैं। और ऐसे ही जो अल्फा सेंचुरी है वो करीब
4.3 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। ये हमें हमारे लिए आसानी से याद हो जाए वो हमने इसलिए कर दी है, वरना इतनी लंबी जो डिस्टेंस है उसको बोलना काफ़ी ही मुश्किल है। आगे है, इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइटर सनलाइट। देखिए जो स्टार्स हैं वो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ हमें रात को ही दिखते हैं, वो हमें दिन में भी दिखते हैं। अगर सन की जो लाइट है वो हमारे क्योंकि वो पास है तो हमें ज़्यादा ब्राइट उसकी लाइट दिखती है। कभी कभी शाम के टाइम या सुबह सुबह के टाइम जब सन की लाइट कम होती है तब हमें तारे दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। देखिए अब ये कहते हैं कि जो स्टार्स हैं उनके कुछ ग्रुप्स बने हैं, कुछ शेप्स हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो और क्या आप देखेंगे कि आप डेली देखेंगे तो उनकी थोड़ी सी पोजीशन है वो चेंज भी हो जाती है। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट में मूव हो जाते हैं। ठीक है, ए स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। देखिए जब चांद तारे आप देखेंगे शाम को, जो ईस्ट में दिखते हैं वो सुबह हमें वेस्ट में दिखाई देते हैं। आगे है, पहली रिकॉल व्हेन शी इज इन ए मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज एंड बिल्डिंग अपीयर्स टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन्स द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए अगर पहेली ने सोचा कि अगर जब वो किसी ट्रेन में जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो सोच सकती है कि जहाँ पे प्लांट्स या जो ट्रीज हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो अब ये कहते हैं कि अब उसको समझ आ गया कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, ऐसे ही जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। आगे फिर एक एक्टिविटी है, टेक एन अम्ब्रेला, ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट द डिफरेंट प्लेसेज ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ द ईच स्पोक। पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव। देखिए, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन द हैंड, ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला, is there any star which does not appear to move, where is this star located, if there was a star located where the axis of rotation of the earth meets the sky could this star also be stationary। देखिए अब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें एक अम्ब्रेला लेना है, उसको खोल लेना है, 10-15 स्टार बनानी है वाइट पेपर से, हर स्टार को सेंट्रल रोड पे लगा दिया देना है, जैसे इसमें लगाया हुआ है अलग अलग पोजीशन पे भी लगा देना है। फिर आपको देखेंगे आपने इस अम्ब्रेला को घुमाना है, जैसे आप इसको घुमाएंगे तो आपको लगेगा कोई एक स्टार है जो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, वो लगेगा कि वो स्टेशनरी है। तो ऐसा ही हमारे अर्थ के साथ होता है कि एक ऐसा स्टार है, पोल स्टार बोलते हैं जिसे, ध्रुव तारा भी बोल सकते हैं, ये अर्थ के एक्सिस की डायरेक्शन में सिचुएटेड है, मतलब ये पोल स्टार है, ये हमारे अर्थ की जो एक्सिस है ये बिल्कुल इसकी लाइन में ही है। पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो पोल स्टार है वो अर्थ के एक्सिस के रोटेशन के वहीं क्लोज सिचुएटेड है। आगे है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, देखिए, लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, आप फिर दोबारा से स्काई को देखो, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप विद शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। देखिए आप कुछ देर स्काई को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ शेप दिखाई देगी। ये वाली शेप्स हैं जो कॉमन होती हैं, ये हम आसानी से हमें दिख जाती हैं और इन शेप्स का कुछ नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं ग्रेट बियर, ये ओरियन शेप है, ये कैसियोपिया शेप है, ये लियो मेजर शेप है। ठीक है, ये हमें अपनी सुविधा के लिए हमने ये शेप्स को बना रखा है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई, फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक लाइक्स एंड वेयर लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। ये आपको इनके शेप देखना, एक बार आप इनको देख लो और ये कौन कौन सी पोजीशन में होते हैं, आपको डायरेक्शन में है आपको वो भी पता चल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। सबसे जो कॉमन है उसे उर्सा मेजर बोल देते हैं। फिगर 17.11a ये लगभग सबको दिखाई दे देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि। इसे सप्तर्षि बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 तारे हैं, 7 स्टार्स हैं।
तो इसे उर्सा मेजर भी बोल देते हैं। देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन। इट अपीयर्स लाइक ए बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क भी हम सोच सकते हैं, यह एक बड़ी लैडल है। देर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लैडल और 4 इन इट्स बाउल। जैसे एक कड़छी होती है तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे, ठीक है। ये हम इसे उर्सा लैडल या ये अलग अलग नाम है इसके। इन एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद वेरियस कॉन्स्टलेशन। इनके साथ हर कॉन्स्टलेशन के साथ अलग अलग स्टोरीज बनी हुई हैं। सप्तर्षि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशियंट सेजेस और ऋषिज। According to ancient mythology, the 7 sages who form the Saptarshi preserve the external knowledge of the Vedas and explain it to people in New Age। देखिए ये इनको मानते हैं कि ये 7 साधु हैं, 7 ऋषि हैं जो नॉलेज है वो वेदास की वो सब लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। आगे फिर है एक एक्टिविटी, observe this constellation for a few hours. Do you find any change in its shape? Do you know any change in its position? You will observe that the shape of the constellation remains the same. You will also find that the constellation appears to move in the sky from east to west। देखिए मूवमेंट तो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अर्थ खुद मूव करती है, तो हम खुद मूविंग है तो हमें ये भी मूव करते दिखाई देंगे। और दूसरी बात की जो इनकी शेप है वो हमेशा ऐसे ही रहती है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। फिर एक एक्टिविटी फिर करनी है आपको। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। बिना जब जिस दिन चंद्रमा ना हो, न्यू मून के टाइम आपको तब परफॉर्म करनी है। आपने करना है कि लुक टुवर्ड्स द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। आपको उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करना है। आप अपने परिवार में किसी सदस्य की भी मदद ले सकते हैं। लुक एट 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार्स एज शोन इन फिगर 17.13। अब देखो 2 स्टार को आपने आइडेंटिफाई करना है और सोचो कि उनमें से कोई एक रे जा रही है, ठीक है। उसकी एक लाइन बना लेनी है, स्ट्रेट लाइन, और फिर उस इमेजिनरी लाइन को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में उसके साथ अटैच करना है। आप जैसे ही अटैच करेंगे जो आपको एक स्टार दिखेगा वो होता है पोल स्टार, ठीक है। ये पोल स्टार है जो इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। इनकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, उससे करीब 5 गुना जो डिस्टेंस पे आपको ये दिखाई दे जाएगा। इसे बोलते हैं पोल स्टार। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए जो पोल स्टार है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस के ही पास होता है, इसलिए जो बाकी स्टार्स हैं कॉन्स्टलेशन है वो अपनी चेंज करते रहते हैं। आगे है उर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार। देखिए उर्सा में आपने फिर एक एक्टिविटी करनी है। आपने समर नाइट में अलग अलग टाइम पे 2-2, 3-3 घंटे के इंटरवल पे आपने देखा है कि ये कैसे मूव करती है। यही 2 स्टार लेने हैं आपको। पहले आप देखेंगे कि पोल स्टार के साथ उसकी ये पोजीशन है, फिर चेंज होगी, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये ऐसे चला गया। ये आपको एक्टिविटी करनी है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको देखने में। आगे है ओरियन। ओरियन क्या है? इज एन अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन डैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। इसे आप विंटर में भी देख सकते हैं। आगे है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट ऑल्सो हैज़ 7 or 8 ब्राइट स्टार्स। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। The 3 middle stars represent the belt of the hunter. The 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. आगे है ये ओरियन की हमने फोटो देखी है यहाँ पे। ये ओरियन है, इसमें 7 से 8 स्टार्स होते हैं। ये भी काफी मैग्निफिसेंट है। आगे है द स्टार सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन। एक स्टार है सीरियस, ये ओरियन के काफी पास लोकेट हुई दिखता है आपको। सीरियस को देखने के लिए आपने एक इमेजिनरी बनानी है जो इनके मिडल ये जो स्टार्स हैं इसके बीच में से पास होए, और वो जो लाइन जाएगी वो सीरियस से कनेक्ट करवा देगी, ठीक है। ये सीरियस स्टार होता है। आगे है कैसियोपिया। कैसियोपिया भी एक अदर कॉन्स्टलेशन है नॉर्दर्न स्काई में। ये भी विंटर के समय भी आपको दिखाई देगा रात को। ये एक डिस्टोर्टेड लेटर WM की तरह आपको दिखाई देगा।
देखिए जो कॉन्स्टलेशन है उसमें सिर्फ 5 से 10 स्टार नहीं होते, उसमें काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ ही ब्राइट स्टार्स दिखते हैं, तो इसलिए हम उनको इमेजिन कर लेते हैं कि ये सिर्फ इतने ही स्टार से बना हुआ है। और जो स्टार्स हैं जो एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होते जितना जैसे ही हमें लगता है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। हम सिर्फ उसको बिल्कुल हल्का सा ही इमेजिन करके देख लेते हैं कि हाँ जो हमें दिख रहा है ये वही है। आगे है द सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम आपने पहले क्लासेस में भी देखा होगा कि जो सोलर सिस्टम है बीच में सन है, आगे फिर इसके प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द सन एंड द celestial bodies which revolve around it form the solar system. It consists of large number of bodies such as planet, comet, asteroid and meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. देखिए सोलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स। और जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है सन की और इन ऑब्जेक्ट की, उसी की वजह से ये चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ है वो भी अराउंड सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ ए प्लैनेट। There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in the order of the distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो डिस्टेंस से जितना सन के जो डिस्टेंस है, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद हमारी अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि 2006 तक पहले 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो भी था एक प्लैनेट जो सबसे दूर था सन से, लेकिन 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक प्लैनेट की नई डेफिनेशन डेवलप कर ली। तो उस डेफिनेशन में प्लूटो फिट नहीं बैठता था, इसलिए अब उसको प्लैनेट नहीं मानते हमारे सोलर सिस्टम का। अब हमें इनका हल्का हल्का सा डिटेल और मान लेते हैं कि सन क्या है। जो सोलर सिस्टम में जो सन है, सन भी एक नियरेस्ट स्टार है हमारे, ठीक है। उसके बाद प्रोक्सिमा था। इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। देखिए जो सन है वो हमारे साथ दूसरे प्लैनेट्स का भी सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, ठीक है। उसी की वजह से हम सब चीज़ें देख पाते हैं। फिर आते हैं द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स होते हैं दे लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। देखिए जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन की जो लाइट उनके ऊपर आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी से हमें प्लैनेट्स दिखते हैं, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे merely रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार। देखिए प्लैनेट्स और स्टार के बीच में डिस्टिंग्विश करना आसान है, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो खुद की लाइट एमिट करते हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल। जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशंस विद द रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं होती। वो हम मूव करते हैं इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स भी मूव कर रहे हैं। ए प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए प्लैनेट एक ऑर्बिट, एक डेफिनेट उनका पाथ होता है जिसके अराउंड वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए जितना टाइम एक प्लैनेट सन के अराउंड घूमने में लगाता है, उस एक रेवोल्यूशन जब उसकी पूरी हो जाती है उस समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जैसे जैसे किसी कोई प्लैनेट है, ये सन है, अगर ये यहाँ पे एक प्लैनेट है, ठीक है, जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा तो उसका जो टाइम है, वो जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका रिवोल्यूशन का टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा दूर का लंबा चक्कर काटना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें, इसमें भी वही करना है कि आप एक जना आप सन बन जाए, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई मरकरी बन गया, कोई वीनस, अर्थ, मार्स, और ये कुछ कुछ डिस्टेंस पे आप एक के जो सेंटर में जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा सोलर सिस्टम है वो काम करता है।
Beside revolving around the sun, a planet also rotate on its own axis like a top. देखिए जैसे ही आपने ऐसा टॉप आपने घुमाया भी होगा कि जैसे ये खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है या ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं वो खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते रहते हैं। वो खुद के उस पर भी रोटेट करेंगे और वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। देखिए कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके मून या सैटेलाइट उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट किसको बोलते हैं? देखिए जैसे सन है, ये सन है, सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ क्या हुई? एक सेलेस्टियल बॉडी हुई। लेकिन अर्थ के अराउंड भी जो मून है और जो हमारे आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये ठीक है, हम इसे सैटेलाइट क्यों बोलते हैं मून को भी? ठीक है, क्योंकि जो एक सेलेस्टियल बॉडी एक मून है वो किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगी तो उसे बोलेंगे सैटेलाइट। कई जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को सन का सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि वो बोल सकते हैं क्योंकि वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। दो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ द सन, लेकिन वैसे नॉर्मली हम उसको प्लैनेट ही बोलते हैं। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो एक सैटेलाइट है अर्थ का, और जो प्लैनेट्स हैं जो उनको हम बेशक वो रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन हम उनको प्लैनेट ही बोलते हैं। देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो मनुष्य ने ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिए हैं और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। आगे है मरकरी। मरकरी को हिंदी में बुध भी बोलते हैं। मरकरी प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सबसे पास कौन सा है? मरकरी। ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। क्योंकि मरकरी बहुत ही पास है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। देखिए ज़्यादातर ये सन के बिल्कुल पास है तो उसकी लाइट में छुपा ही रहता है। हम इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, हम ज़्यादा खोज नहीं कर पा रहे हैं इसकी। However, it can be observed just before the sunrise or just after sunset. जब सन की थोड़ी लाइट हमें कम लगती है हमारे, तब हम इसको देख सकते हैं। So it is visible only at places where trees or building do not obstruct the view of horizon. मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ हिज ओन। जो मरकरी है उसका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। आगे है वीनस। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। वीनस अर्थ के पास है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। जो एक क्वेश्चन है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है नाइट का, वो है वीनस। समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्ट पार्ट स्काई बिफोर सनराइज। कई बार सनराइज से पहले ईस्ट में हमें वीनस दिखाई देता है। समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्ट स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। कई बार ये वेस्ट में दिखाई देता है जब सनसेट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑफन डे कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार। देखिए ये कोई स्टार नहीं है लेकिन यह कभी हमें सुबह और शाम को दिखाई देने की वजह से हम इसे स्टार बोल देते हैं। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। आप वीनस को लोकेट करने की कोशिश करें। वीनस का भी कोई मून और सैटेलाइट नहीं है इसका खुद का। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए नॉर्मली क्या है, जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो एक वीनस है वो एक्सेप्शनल है, वो ईस्ट टू वेस्ट में रोटेट करता है। उसका खुद का कोई स्टार नहीं होता, कोई सैटेलाइट नहीं होता। वो उसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी हम कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी चमकदार है। आगे एक एक्टिविटी फिर आपको करनी है। If you get a chance, try to observe the Venus through a telescope. You will observe that Venus show faces just like moon. जो ये फेसेस हैं मून के, वीनस के, जैसे ही मून के आपने फेस देखे थे कि पहले वो बड़ा होता है फिर थोड़ा छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, काफ़ी छोटा हो जाता है, फिर वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप वीनस के फेस को देखेंगे अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे। आगे है अर्थ। अर्थ या पृथ्वी। हमारी अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ।
जो इन्वायरमेंट है उसकी अच्छी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। दिस इंक्लूड द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। देखिए जो अर्थ है उसकी डिस्टेंस सही है ताकि उसका टेम्परेचर भी सही है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ओजोन है, ये सब वहाँ पे जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। देखिए जो अर्थ है वो स्पेस से वो ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है। ब्लू पानी की रिफ्लेक्शन से दिखाई देती है और ग्रीन प्लांट्स की रिफ्लेक्शन से दिखाई देती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। देखिए जो रोटेशन की जो एक्सिस है वो जो उसका जो ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नहीं होती, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। देखिए जो अर्थ का जो ऑर्बिट है ये और जो इसकी एक्सिस है जो रोटेशन की वो परपेंडिकुलर ना होके वो थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी है। इस टेढ़ी की वजह से ही हमें जो सीजन्स हैं हम वो चेंज होते रहते हैं। ये हम दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हमें पता है कि सीजन कैसे होते हैं। आगे है कि द सन अर्थ हैज़ ओनली वन मून, और जो अर्थ है उसके सिर्फ एक ही मून है। आगे है मार्स। मार्स का क्या है? द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। अर्थ के बाद कौन सा आता है? मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। ये थोड़ा सा लाल कलर का होता है इसलिए उसे रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट है, इसके 2 सैटेलाइट है। आगे है जुपिटर या जिसे बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। देखिए जो हमारे अर्थ का जो साइज है उससे करीब ये 1300 गुना है, तो उसके जो इसमें जो जुपिटर है उसमें हमारी 1300 अर्थ को आराम से रख सकते हैं। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 31 टाइम्स दैट ऑफ अवर अर्थ। जो इसका मास है वो 318 गुना हमारी अर्थ के से है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पे ही काफ़ी बड़ी तेज़ी से रोटेट करता है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के काफ़ी सैटेलाइट हैं। इट हैज़ ए फेंट रिंग अराउंड it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moon. देखिए जुपिटर है, ये उसके मून है, मतलब उसकी सैटेलाइट्स हैं। इसका काफ़ी सैटेलाइट है, इसका साइज भी बड़ा है। ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ आ जाए, आराम से समा जाए। ठीक है, इसको हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। इसके अराउंड रिंग्स हैं और इसके जो 3-4 हमें जो मून है वो आसानी से हमें दिखाई दे जाएंगे। ये इसमें दिखा रखा है कि जो अर्थ है वो एक टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करती है। देखिए जो होना था ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, लेकिन जो अर्थ है वो हल्की से यहाँ इस एक्सिस पे रोटेट करती है। इस एक्सिस पे रोटेट करने के कारण वो थोड़ी सी जो उसमें जो सीजन्स हैं, जो डे नाइट जो प्रोसीजर होता है उससे वो सीजन्स में चेंज आते रहते हैं। वो कितने पे 23.5 डिग्री पे वो इंक्लाइंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैटर्न जिसे बोलते हैं हम शनि। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलो इन कलर। वट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। देखिए जो शनि है, सैटर्न है, इसके चारों तरफ रिंग्स हैं, इसे काफ़ी सुंदर लगता है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, यू कैन ऑब्जर्व विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। सैटर्न हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। देखिए जुपिटर की तरह इसके भी सैटेलाइट्स हैं और इसके चारों तरफ रिंग्स हैं। ये येलो कलर का दिखता है। इसके ये मेन पॉइंट्स ये थे। सैटर्न का है इट इज़ लीस्ट डेंस अमंग द और प्लैनेट, इट्स डेंसिटी इज लेस देन डैट ऑफ वाटर। देखिए लेकिन जो सैटर्न है इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है और ये पानी की डेंसिटी से भी इसकी कम है। आगे है यूरेनस एंड नेपट्टून। यूरेनस और नेपट्टून बिल्कुल आउटर में है, 2 पार्ट्स हैं, सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। बिल्कुल बड़े बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। लाइक वीनस एंड यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
वीनस की तरह ही यूरेनस रोटेट करता है ईस्ट और वेस्ट में। हमारे सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में रोटेट करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट में करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। इसकी जो एक्सिस है वो काफ़ी टिल्टेड है। आगे है, एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। इसकी वजह से जो इसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो ऐसे लगता है कि वो रोल कर रहा है। द फर्स्ट 4 planets Mercury, Venus, Earth and Mars are much nearer the sun than the other 4 planets. These are called inner planet and जो दूसरे planets हैं उनके कुछ ना कुछ few moons हैं. The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much farther off the inner planets. They are called outer planet. देखिए, जो पास वाले 4 प्लैनेट्स हैं उनसे इनर प्लैनेट बोलते हैं, और जो दूर हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, वो काफ़ी दूर हैं, ये आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। उनके रिंग्स हैं किसी के ऊपर, कईयों का, उनमें कईयों के काफ़ी मून्स हैं, उनके पास काफ़ी सैटेलाइट्स हैं। आगे है सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के और कौन कौन से मेंबर्स हैं? देखिए, हमने मार्स को इसको देखा, प्लैनेट्स को देखा, सन को देखा, मून्स को देखा, उनके सैटेलाइट्स देखे। अब बारी आती है एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की। देखिए, एस्टेरॉयड क्या होती है? देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर का जो है उसमें काफ़ी सारे गैप होते हैं, उसमें काफ़ी लंबा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट that revolve around the sun. These are called asteroid. Asteroid can be only seen through a large telescope. देखिए, मार्स और जुपिटर के एक जो गैप है यहाँ पे, जो इनका यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, और ये सारे रिवॉल्व कर रहे हैं सन की तरफ, और यही जो है इनको ही हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। आगे आता है कोमेट। कोमेट क्या होता है? ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो भी सन के अराउंड ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो इनका रिवोल्यूशन है वो काफ़ी लंबा होता है। कोमेट का हम एक तारा भी बोल सकते हैं, टूटता हुआ तारा, क्योंकि उसका ब्राइट हेड होता है और उसकी एक लंबी टेल हो जाती है। देखिए, कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। However, their period of revolution around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of the tail grows in the size as it approaches the sun. Tail of the comet is always directed away from the sun. देखिए, ये सन है, सन की तरफ जैसे ही कॉमेट जाता है तो इसका हेड होता है, ये इसके टेल है, ठीक है। ये काफ़ी चमकदार होती है, यहाँ से काफ़ी लाइट दिखती है हमें। जो टेल है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वो उसकी टेल है वो बड़ी लंबी दिखती रहती है, क्योंकि इसके कई रीज़न है। एक तो जैसे जाएगा, पास जाएगा तो ज़्यादा हीट पड़ेगी तो गर्म होएगा, गर्म होने की वजह से इसके जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा बनते रहेंगे और हमें दूर तक दिखाई देंगे। आगे चलते हैं। मैनली कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। कई कॉमेट हैं वो टाइम टू टाइम हमें दिखाई देते हैं। वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर। एक कॉमेट है जो करीब 76 साल बाद हमें दिखता है और उसे बोलते हैं हेलिस कॉमेट। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। कैन यू टेल कब ये दोबारा दिखेगा? देखिए, इसमें 1986 में 76 ईयर्स हम जोड़ देंगे तो अब हमें फिर दोबारा से वो हेली का कॉमेट दिखाई देगा। कुछ लोगों के कॉमेट्स के टाइप, उनके सुपरस्टिशंस हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो कॉमेट है वो डिजास्टर का संदेश है, जिससे लड़ाई हो सकती है, एपिडेमिक, फ्लड, आपदा, कुछ ना कुछ ऐसे मिथ हैं, सुपरस्टिशंस हैं, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। आगे है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। देखिए, मीटियोर्स क्या होते हैं? At night when the sky is clear, the moon is not there. You may say sometimes see bright streaks of light in the sky. कई बार ऐसे जो स्ट्रीक्स हैं वो हमें दिखाई दे जाती हैं। These are commonly known as shooting star. इसे हम टूटता तारा बोल देते हैं। ऊपर सॉरी, मैंने कॉमेंट के लिए बोला था, वो गलत था। Although they are not stars, they are called meteors. ये स्टार्स नहीं होते, ये meteors होते हैं। एक meteor is usually a small object that occasionally enter the earth atmosphere. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heats it up. It glows and evaporates quickly. This is why the bright streak lasts for a very short time.
देखिए क्या होता है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है। हाई स्पीड की वजह से जो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो फ्रिक्शन है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। आग लगेगा, वो ग्लो करेगा और वो जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन की वजह से उसकी जो स्ट्रीक मतलब वो थोड़ा सा एक लंबी सी एक लाइन बना देगा, जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called meteorite. देखिए कई जो meteors होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं जब तक वो completely evaporate ना हो। और ऐसे जो बॉडी हैं जो अर्थ पे पहुंच जाते हैं उसे बोलते हैं meteorite. Meteorites help scientists in investigating the nature of material from which the solar system was found. देखिए ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना था, क्योंकि ये भी उन्हीं का कोई टूटा हुआ हिस्सा है। आगे है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए आर्टिफिशियल की सैटेलाइट क्या है, आपने सुना अभी पहले भी देखा था कि अर्थ के अराउंड साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को वहाँ पे रख दिया है, छोड़ दिए हैं। यू माइट हैव हर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर orbiting the earth. You might wonder how artificial satellite are different from natural satellite. artificial satellite natural से different कैसे हैं, क्योंकि वो हमें मैन ने बनाई है और natural है वो प्रकृति की देन है। artificial satellite are man made. They are launched from the earth. They revolve around the earth much closer than the earth natural satellite moon. देखिए मून से वो थोड़े पास में अर्थ के रिवॉल्व रोटेट करते हैं। अर्थ ने काफ़ी सैटेलाइट को बनाया भी, इंडिया ने भी काफ़ी सैटेलाइट बनाई है और लॉन्च भी किया है। आर्यभट्ट था वो फर्स्ट सैटेलाइट था। दूसरे सैटेलाइट है वो इनसेट है, IRS है, कल्पना 1 है, एडुसेट एटसेट्रा। ये सारे इंडियन सैटेलाइट हैं। ये इनकी फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. They are used for telecommunication and remote sensing. देखिए आजकल जो आप ये जो टेलीफोन का यूज़ करते हैं या जो रिमोट सेंसिंग, दूर दूर जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, रेडियो सिग्नल्स भेजने हैं, टेलीविज़न जो हम देखते हैं, इन सब के सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट की हेल्प से ही हम पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।